हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। अपन चालू करते हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर, आज खत्म करते हैं वन शॉट में, ठीक। जिसमें भाई अपन पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मतलब इस चैप्टर में अब तुम निकालना सीखोगे कि यार नेशनल इनकम निकलती कैसे, ठीक है। कुछ उसकी थोड़ी सी थ्योरी वगैरह है, ठीक। देन इसका भी अपन उसके न्यूमेरिकल वगैरह जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके फॉर्मूले बहुत ही बेहतर तरीके से देखेंगे कि भाई तुम न्यूमेरिकल ऐसे फेंक दोगे, ठीक। बस ध्यान से बस सुनते चलने रहा है। सबसे पहले अपन देखते हैं भाई नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक। तो भाई देखो सुनो भाई, अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं तो हम सब लोगों ने, अपना एक देश है और अपने देश में भी हम सब लोगों ने जितने इतना पैसा कमाया उसको हम जब प्लस कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, नेशनल इनकम। एक मिनट, लेकिन जब तुम इसका मीनिंग पढ़ोगे पूरा लिखा हुआ, तब तुमको ये मतलब उसमें बताया जाएगा कि जितने भी गुड्स और सर्विस बने हैं उनको प्लस कर लो। तो भाई ये हो क्यों रहा है, इधर सुनना है भाई। मैंने मान लो कोई गुड्स बनाया, मैंने कोई गुड्स बनाया, तुम उसको खरीदोगे और मेरे पास पैसे आएंगे, तो वो मेरी क्या होगी, इनकम होगी ना। तो चाहे मेरी इनकम को प्लस कर लो, चाहे मेरे जितना भी गुड्स और सर्विस बना है उसको प्लस कर लो, तो वो एक ही बात है, ठीक। नॉर्मल भाषा में क्या अपन बोलते हैं भैया, सब लोगों की इनकम को जब प्लस कर लेंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगी, ठीक है। और भैया बिल्कुल इकोनॉमिक्स की भाषा अगर अपन देखें तो एक बार देखो यार क्या लिखा हुआ है भैया, नेशनल इनकम को ही सबसे पहली बात तो क्या बोलते हैं बेटा, नेशनल डिविडेंड बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक। आगे वो लोग क्या बोल रहे हैं, जितने भी क्या बोल रहे हैं भैया, नेशनल इनकम मतलब सारे मनी मेजर, जितने आप मनी में मेजर करो सब चीज को। किस चीज को बेटा, नेट एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जितने भी गुड्स और सर्विस बने हैं, ठीक है। किसके कारण, हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं उसके कारण। हम लोग मतलब कौन, तो ये चाहे वो इंडिविजुअल इंसान हो, चाहे एक बिजनेस फर्म हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, सब मिलकर जितने भी गुड्स और सर्विस बना रहे हैं, जब उनको हम मनी मेजर कर लेते हैं, मनी की वैल्यू में मेजर कर लेते हैं, तो वो नेशनल इनकम बन जाती है। क्लियर है यहां तक बात, ठीक। अब भैया नेशनल इनकम की डेफिनेशन तीन लोगों ने इसमें अपनी अपनी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक। मार्शल भैया ने, ठीक, नॉर्मल बता देता हूं, ज्यादा कोई बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये सब। भैया मार्शल ने बोला है, जब अपन अपने देश की लेबर और कैपिटल को इस्तेमाल करके जितने भी गुड्स और सर्विस बनाते हैं तो ये उसी को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम बोला जाता है। अब इनकी डेफिनेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि भैया बेसिस ऑफ मेजरमेंट, इन्होंने किसको मेजर करा है, तो भैया पैसों में मेजर करी है चीजों को। बेटा डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, इन्होंने डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करने का बोला है। इंक्लूजन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्लस करने का बोला है। इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर, वो लोग बोल रहे हैं नेशनल इनकम का इफेक्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर पे पड़ेगा। सर्टेन आइटम्स नॉट इंक्लूड, कुछ आइटम को अपने में इंक्लूड नहीं करना है। फिर भैया देखो, जब तक अपन दूसरे को गिराएंगे नहीं, ठीक है, अपन बढ़ेंगे नहीं, ऐसा बोला जाता है, ठीक। क्यों भैया, क्योंकि देखो जब तक मार्शल का क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा तब तक दूसरा बंदा डेफिनेशन नहीं दे पाएगा। तो बेटा मार्शल को क्रिटिसाइज कैसे करा, कि वे डिफिकल्टी ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, कितने गुड्स बने और कितनी क्वांटिटी बने वो डिफिकल्ट है बहुत निकालना। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग आउट मॉनेटरी वैल्यू, उनकी मॉनेटरी कीमत निकालना भी बहुत मुश्किल है। डेंजर ऑफ डबल काउंटिंग, और कई बार डबल काउंटिंग हो सकती है, ठीक। देन इसका भी ये क्या, स्टैटिस्टिकल मेजर इज बहुत डिफिकल्ट है, स्टैटिस्टिकल चीजों को मेजर करना, प्लस माइनस करना, ये सब। तो भैया फिर प्यागू अपना डेफिनेशन लेकर सामने आए, उन्होंने क्या बोला भैया, नेशनल इनकम मतलब भैया वो पार्ट होता है नेशनल देश का जो भैया हम सब लोग मिलकर जो कमा रहे हैं उसको, और साथ में जो विदेशी इनकम है उसको भी प्लस कर लो। हम सब जो कमा रहे हैं और साथ में विदेश से जो पैसा आ रहा है उसको क्या कर लो, प्लस कर लो, तो नेशनल इनकम बन जाएगी, ठीक है। इनकम बाय कम्युनिटी ऑफ अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी कितना पैसा कमा रही है उसको प्लस कर लो, और विदेश से जो पैसा आ रहा है वो भी प्लस कर लो। तो भैया इनकी डेफिनेशन की अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन्होंने भी किस में मेजर करा है, पैसों में। सूटेबल, लेकिन ये किसके लिए सूटेबल, ये डेवलप्ड देशों के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल। इन्होंने फॉरेन इनकम को इन्होंने भी इंक्लूड करने का बोला है। इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर, इनसे ये भी बोल रहे हैं कि भैया नेशनल इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। लेकिन अब फिर सेम वही चीज, भैया प्यागू को जब तक क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, जब तक फिशर नाम का इंसान अपनी डेफिनेशन नहीं दे पाएगा। भैया प्यागू को क्या बोल रहे हैं, भैया इन्होंने बैकवर्ड कंट्री में ज्यादा सूटेबल नहीं हो पाई और इनका जो व्यू है बहुत ही नैरो है। अब भैया सामने आते हैं फिशर नाम के भैया, तो बेटा फिशर नाम के भैया बोलते हैं आप हर चीज को पहले सर्विस में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो भैया, सर्विस। और उसने इस साल जितनी सर्विस दी आप सिर्फ उसी को क्या करो भैया, नेशनल इनकम में प्लस करो, ठीक है। तो भैया आपकी असली में नेशनल इनकम निकलेगी इस साल की, ठीक। हर चीज को पहले किस में कन्वर्ट करो, सर्विस में। आगे वो लोग भैया बोल रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इनकी डेफिनेशन बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है। देन इसका भी क्या, डिफरेंस इन कैपिटल और इनकम, इन्होंने कैपिटल को और इनकम को अलग अलग करा है, ठीक है। देन इसका भी बेस्ड ऑन कंजम्पशन, भाई ये कंजम्पशन पर डिपेंड, जितना आप कंज्यूम करोगे उतना ही जोड़ेंगे। अगर आपने कोई 20,000 की चीज ली है और इस साल उसको आपने बस इतना ही कंज्यूम करा है, नॉर्मल 2,000 4,000 का कंज्यूम करा है, तो वही सिर्फ नॉर्मल किसमें जुड़ेगी, नेशनल इनकम जुड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर चीज को पहले किसमें कन्वर्ट करो, सर्विस में। आपने 20,000 की चीज ली लेकिन कितने की सर्विस ली उससे आपने इस साल, तो बस वही जुड़ेगी, पूरी नहीं जुड़ेगी, ठीक। देन इसका भी रिलेशनशिप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भी क्या है, रिलेशन है।
अब इनके भी कुछ क्रिटिसिज्म आए हैं, जैसे कि भैया नॉट फीजिबल, ये संभव नहीं है हर चीज को सर्विस में कन्वर्ट करना। डिफिकल्ट इन एस्टिमेट, कितना अनुमान लगाओगे कि इस साल तुमने कितना कंज्यूम करा। फिर इसका भैया प्रॉब्लम ऑफ गिविंग डेफिनेशन लाइफ टू ईच कम्युनिटी, हर कम्युनिटी को कितने साल की लाइफ दोगे आप भाई। कोई चीज 20,000 की हो सकता है, वो 10 साल तुमने दिया 10 साल चलेगी, लेकिन वो ज्यादा भी चल सकती है। देन इसका भैया डिफिकल्टी ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, और देन लास्ट भैया एक्सपेंसिव मेथड, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड है, सबको पहले लाइफ निकालो कितनी क्या है, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो सीधी सी बात है, प्यागो की डेफिनेशन ज्यादा वर्केबल और कन्वीनियंट है, ठीक है, तो इसलिए प्यागो की डेफिनेशन को ज्यादा अहमियत दी गई है। अब अपन बात करते हैं नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम में डिफरेंस। खड़ा खड़े यार जल्दी से करते हैं, ये सब अपन ने जो अपना पिछला चैप्टर था उसमें अपने मीनिंग वगैरह सब देख ली थी, ठीक। तो ये सबसे पहले बेटा क्या लिखा, मीनिंग। तो ये नेशनल इनकम क्या होती है, जितना भी पैसा हम लोगों ने कमाया है नेशनल इनकम में कमाया है, तो ये उन सबको कर लो भैया प्लस कर लो। आप सबने जितने जितने पैसे कमाए हैं गुड्स वगैरह बेचकर, सर्विस वगैरह बेचकर, उनको प्लस कर लो, नेशनल इनकम निकल जाएगी। लेकिन ये कैसे निकलती है, जब नेशनल इनकम को पर निकलते किससे, पॉपुलेशन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये पर कैपिटा इनकम निकलती है। देन इसका भी रिलेशन, इसका किससे रिलेशन है भैया, इसका मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेशन है, जबकि इसका माइक्रो से। फिर इंडिकेटर, ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये नेशनल इनकम इंडिकेट क्या, एग्रीगेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरे देश का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, वो इंडिकेट करता है, जबकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है या नहीं, वो बताता है। फिर इसका भैया कैलकुलेशन कैसे निकलता है, जितने भी गुड्स और सर्विस बिके हैं उन सबको प्लस कर लो, ये कैसे निकलता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। फिर इसके भी कॉन्सेप्ट, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट, क्योंकि बिल्कुल सटीक है, जबकि ये कैसा है, रिलेटिव है, मतलब नेशनल इनकम पर डिपेंड, इसलिए रिलेटिव है, ठीक। चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, पॉलिसी यूज और पॉलिसी, ये भी नेशनल डेवलपमेंट और वेलफेयर वगैरह में यूज होता है, जबकि इसका पर्सनल नीड में क्या होता है, ये यूज होता है। पॉलिसी, इससे भी देश की पॉलिसी बनती है, इससे देश की पॉलिसी बनाने में कोई मदद नहीं मिलती है। अब एक और अपन पढ़ते हैं, नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम में डिफरेंस, खड़ा खड़े रहा। सबसे पहले भैया मीनिंग इसका तो अपन अभी कर चुके हैं। पर्सनल इनकम भी अपन कर चुके थे पिछले वाले चैप्टर में भैया, वो सम जो इंडिविजुअल इंसान कमाते हैं, ठीक। देन इसका रिलेशन, ये किसके साथ रिलेशन रखता है, मैक्रो, क्योंकि सबकी इनकम है, जबकि इसमें पर्सनल एक इंसान की इनकम है, मतलब माइक्रो। फिर इसका भैया पार्ट, ये किसका पार्ट है, तो भैया नेशनल इनकम इंक्लूड्स, नेशनल इनकम में पर्सनल इनकम जुड़ी हुई होती है, जबकि पर्सनल इनकम नेशनल इनकम का खुद एक पार्ट है। अब अपन बात करते हैं नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ में डिफरेंस, ठीक। तो देखो पहले तो इनकम और वेल्थ में डिफरेंस समझो भाई। तुम्हारे फादर ने, मदर ने इस साल जो भी पैसे कमाया वो इनकम है, वो क्या भैया, इनकम। लेकिन उन्होंने भैया जिंदगी भर से, जब से उन्होंने जीरो से चालू करा था, जीरो से लेकर आज उनके पास भैया बंगला है, गाड़ी है, सोना है, चांदी है, वो सब उनकी क्या है, वेल्थ। तो ये समझ में आ गया। तो भाई देश ने इस साल कितना कमाया वो इनकम है, लेकिन देश के पास सब कुछ मिलाकर, ठीक है, पेड़ पौधे, गार्डन, रोड, ब्रिज, सब कुछ मिलाकर कितना है, उसको बोला था क्या, नेशनल वेल्थ इज एग्रीगेट ऑफ वेल्थ पोजेस्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल। अपन लोगों के पास, इंडिविजुअल कितने लोगों के पास कितनी कितनी वेल्थ है, प्लस पूरी सोसाइटी के पास कितनी वेल्थ है, देश के पास कितनी वेल्थ है, उन सबको मिलाकर क्या बनता है, नेशनल वेल्थ बनता है, ठीक। चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, मेजर, इसको भी एक पीरियड ऑफ टाइम में निकालते हैं, ठीक है, एक साल का, जबकि इसको भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम निकालते हैं, ठीक। देन इसका भी क्या, ये फ्लो वेरिएबल है और ये स्टॉक वेरिएबल है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो बेटा ये फ्लो है, क्यों, क्योंकि ये क्या, ये एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। ये स्टॉक है, क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है। चल अब अपन बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंस। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। नेशनल इनकम हम निकाल के क्या लेंगे भाई, क्या मदद मिलती है इससे, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भैया हमको इससे ये पता चलता है कि हमारे देश की तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ज्यादा नेशनल इनकम होगी, इसका मतलब ज्यादा माल बिका होगा, ज्यादा माल बिका मतलब ज्यादा माल बना होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात भी अपने देश का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, 8 टू प्लानिंग। भैया नेशनल इनकम की दम पे ही हम क्या करते हैं, हम मतलब सरकार क्या करती है, प्लानिंग करती है भाई। जितना देश पैसे कमाएगा उतना सरकार के पास टैक्स आएगा, और जितना सरकार के पास टैक्स आएगा सरकार उतना ही क्या करेगी, प्लानिंग करेगी कि यार इधर खर्च कर दो, उधर खर्च कर दो। देन इसका इंडेक्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेम वही चीज। अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है मतलब भैया गुड्स और सर्विस बन रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा बन रहे होंगे मतलब बिक रहे होंगे मतलब इनकम कमा रहे होंगे, तो उनका इनकम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो नेशनल इनकम ये भी बताता है। फिर इसका भी क्या, मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब भाई अगर गुड्स और सर्विस बन रहे हैं, देश में तरक्की हो रही है, तो जाहिर सी बात है लोगों का कहीं ना कहीं वेलफेयर भी हो रहा होगा, ठीक है। देखो डेवलपमेंट और वेलफेयर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। डेवलपमेंट मतलब बस तरक्की होना, जबकि वेलफेयर मतलब ये उन लोग के सुख शांति वाली चीजें होती है, ठीक है, कि उनके जिंदगी में सुख आ रहा है, शांति आ रही, वो होता है वेलफेयर एक तरीके से, ठीक। चलो फिर इसका भी क्या, 8 टू टैक्सेशन। भैया
सरकार को टैक्सेशन में भी ये क्या करती है, मदद करती है। क्या लिखा भैया, द नेशनल इनकम हेल्प इन फॉर्मुलेशन क्या, टैक्सेशन पॉलिसी, कितना टैक्स लगाना है कितना नहीं। अगर नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है तो सरकार कम टैक्स लगाकर भी बहुत ज्यादा पैसा ले लेगी, लेकिन अगर मान लो नेशनल इनकम कम है तो ज्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा सरकार को अपनी यूज पूरे करने के लिए। ठीक, रिसर्च बेनिफिट, नेशनल इनकम से ही पता चलता है कि भैया नेशनल इनकम ज्यादा आएगी मतलब टैक्स ज्यादा आएगा, मतलब हम रिसर्च स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, इसरो को पैसा दे देंगे, ठीक है, डीआरडीओ को दे देंगे कि भैया लो रिसर्च करो। ठीक, देन इसका भी क्या, हेल्प इन कंपैरिजन, भैया हमको नेशनल इनकम कंपेयर करने में भी क्या करती, मदद करती है। आज तुम बोलते हो पाकिस्तान हमसे पीछे है, चाइना हमसे आगे, कैसे, नेशनल इनकम के दम पे। क्या यार उनकी नेशनल इनकम ज्यादा है चाइना की और हमारी कम है मान लो, ठीक, तभी तो तुम पता कर पाते हो, कंपेयर कर पाते हो। ठीक, चलो देन इसके बाद भैया ये अपना हो गया। अब अपन आगे चलते हैं। अब क्या लिखा भैया, नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, भाई हमको नेशनल इनकम से ये भी पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, लोगों को कितनी वेजेस मिल रही है, सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, रेंट रॉयल्टी कितना मिल रहा है, किस तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं वो हमको पता चलता है, सीधी बात है। देन इसका हेल्पफुल इन मेकिंग पॉलिसी फॉरेन ट्रेड, फॉरेन के साथ हमारी ट्रेड की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए वो भी हमको क्या पता चलता है, नेशनल इनकम से पता चलता है। ठीक, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, इंपोर्ट ज्यादा करें, क्या करें। देन इसका भी नॉलेज ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लोग अपने कंट्री में कितना सेव कर रहे हैं और उसमें से कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी हमको नेशनल इनकम से पता चल जाता है। ठीक, देन इसका भी बेसिस ऑफ ग्रांट इन एड्स, ठीक, अपने को कितना ग्रांट मिला है या अपन ने कितनों को ग्रांट दिया है, मतलब मदद के तौर पे, तो वो सब भी हमको नेशनल इनकम से ही पता चलता है। या हम कितना दे सकते हैं वो डिसीजंस वगैरह हम सब ले सकते हैं। बेटा कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक, हमने कितना अपने देश के रिसोर्स का इस्तेमाल करा है, दूसरे किसी देश ने कितना रिसोर्स का इस्तेमाल करा है, या अपने ही देश का कौन सा रिसोर्स हम ज्यादा इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं, वो सब हमको पता चल जाता है। ठीक, अब अपन बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। बहुत ध्यान से सुनना, देखो नॉमिनल जीडीपी अपने देश में, ध्यान से सुनना, अपने देश में मान लो भैया 10 मोबाइल बने, कितने मोबाइल बने, जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मान लो सिर्फ मोबाइल अपने देश में सिर्फ क्या बने भैया, मोबाइल बने, तो भैया 10 मोबाइल बने और एक मोबाइल भैया कितने रुपए का भैया, 10,000 का। कितने का भैया, 10,000 का। आज उसकी कीमत कितनी, 10,000। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 1 लाख, मतलब अपने देश की जीडीपी होगी 1 लाख। तो इसका मतलब ये नॉमिनल जीडीपी मतलब जितने भी जब गुड्स और सर्विस बनते हैं, जब उनको हम करंट ईयर की प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो उसको बेटा क्या बोला जाता है, नॉमिनल जीडीपी। देखो क्या लिखा है, नॉमिनल जीडीपी इज आल्सो नोन एज करंट प्राइस। In other words, when GDP of a given year is expressed on the basis of price of same year, आज इस साल कितने सामान बने और इस साल उसका प्राइस कितना है, जब उसके दम पर हम जीडीपी निकालते हैं तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई। लेकिन एक मिनट, रियल जीडीपी क्या होता है, तो भाई हमने इस साल 10 मोबाइल बनाए, कितने मोबाइल बनाए, 10 साल, लेकिन हम एक साल को बेस मानते हैं, एक किसी साल को क्या मानते हैं, बेस। मान लो हम 2011 को बेस मान रहे हैं, ठीक है, तो 2011 में ये मोबाइल कितने रुपए के बिकते थे, मान लो ये मोबाइल कितने के बिकते थे, मान लो 7,000 के। कितने के भैया, 7,000 के। तो यार 10 मोबाइल बने हैं 7,000 का, मतलब हमारी रियल में जीडीपी कितनी है, 70,000। समझ में ही बात। तो नॉमिनल जीडीपी हमको थोड़ी सी ज्यादा लगती है ना, क्यों, क्योंकि वो करंट ईयर के प्राइस पर है, जबकि ये प्राइस कैसे आए भाई, महंगाई सब जुड़ गई ना। 2011 में ये चीज कितने की थी, 7,000 की। तो रियल जीडीपी अगर आपको देखना है कि यार कोई देश सच में तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो बेटा रियल जीडीपी से पता लगाया जाता है। समझ में ही बात, ठीक। तो भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, रियल जीडीपी मतलब भी क्या, इनफैक्ट रियल जीडीपी मतलब कांस्टेंट प्राइस। इन अदर वर्ड्स जीडीपी गिवन ईयर्स, हम बेस ईयर के प्राइस पर जब निकालते हैं तो उसको भी रियल जीडीपी बोला जाता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये नॉमिनल जीडीपी देखो बढ़ती आ रही है, लेकिन रियल जीडीपी आपको असलियत बताती है कि ये बढ़ भी रही है, कमी हो रही है ना भाई। रियल जीडीपी तभी बढ़ती है जब गुड्स और सर्विस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आपके गुड्स और सर्विस ज्यादा नहीं हो रहे हैं तो आपकी रियल जीडीपी कम भी हो सकती है। ठीक है, पिछले साल 9 मोबाइल बने थे, इस साल 10 बने, प्राइस 70 था ना, 7,000, इसलिए तुमको लग रहा है हाँ रियल जीडीपी बढ़ रही मतलब अच्छा है। अगर मान लो 8 ही मोबाइल बनते तो और रियल जीडीपी हमारी कम हो जाती पिछले साल के मुकाबले। ठीक, चलो अब अपन बात करते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस। तो सबसे पहला पॉइंट प्राइस बेस, किस प्राइस पर किया जाता है, इसी साल के और ये बेस ईयर के। ठीक है, चलो देन इसका भी क्या, व्हेन इंक्रीज टेक्स प्लेस, जब बढ़ती है तो क्या होता है, तो इंक्रीज होती है व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीज। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कब बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ता है। पहले 7 था अब 10 हो गया, तो इसलिए बढ़ती है नॉमिनल जीडीपी। जबकि रियल जीडीपी तभी बढ़ती है जब असल में गुड्स और सर्विस बढ़ रहे होंगे अपने बिकना, ठीक है, बनाना। फिर इसका भी क्या, अल्टरनेटिव नेम, इसका एक नाम क्या है, करंट ईयर प्राइस, इसका एक नाम है बेस ईयर प्राइस। फिर इसका भी क्वालिटी ऑफ मेजर ऑफ वेलफेयर, क्या वेलफेयर हो रहा है क्या,
तो इससे भी ये सच में हमको पता नहीं चलता वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इससे हमको सच में पता चलता है। ठीक, फिर इसका भी कंपैरिजन, इसको भी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इससे हम हर चीज कंपेयर कर सकते हैं। कंप्यूटेशन कैसे निकलेगा, तो ये इसका फॉर्मूला याद रखना, नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू रेट वो प्राइस अपॉन इंडेक्स। ठीक है, पीआई इनटू इंडेक्स, सॉरी प्राइस इंडेक्स इनटू अपॉन में 100। ठीक, और इसका क्या भी रियल जीडीपी कैसे निकलती है, नॉमिनल जीडीपी इनटू ऊपर 100 नीचे पीआई मतलब प्राइस इंडेक्स। ठीक, ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। आगे वो लोग बोल रहे हैं बेटा रियल जीडीपी सही है, ठीक है, ट्रू पोजीशन, ट्रू रिफ्लेक्ट करती है अपने को पोजीशन। अब अपन बात करते हैं इकोनॉमिक डिफ्लेटर क्या होता है तो भैया सॉरी जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप जीडीपी। एवरेज प्राइस क्या है, ना नॉमिनल ना रियल, हम दोनों को नहीं ले रहे, एवरेज प्राइस कितना है चीजों का। ठीक है, आगे बोल रहे हैं जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। ये जो प्राइस चेंज हो रहा है ना, उस चेंज को हमको प्राइस चेंज को हटाना है। ठीक है, और फिर हमको देखना है असल में रियल टाइम में हमारा फिजिकल आउटपुट कितने निकल रहे हैं, उसको भी इकोनॉमिक डिफ्लेटर बोला जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100। क्लियर भैया। ठीक, चलो अब अपन बात करते भैया जीडीपी एंड वेलफेयर। देखो तुमको यहाँ पे ये साबित करना है, ये जो जीडीपी बढ़ रही है, ये जो जीडीपी हमारी बता रहे हैं कि आज हमारी 3 ट्रिलियन की जीडीपी है, 4 ट्रिलियन की जीडीपी है, तो क्या इससे असल में वेलफेयर हो रहा है क्या, अपने को वो बताना है। तो भैया सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, जीडीपी इज ऑफन कंसिडर्ड एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। जीडीपी को असल में वेलफेयर का इंडेक्स माना जाता है, लेकिन आगे देखो वेलफेयर मींस, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग अमंग द पीपल। लोगों के पास असल में सच में वो चीजें हो रही हैं, उनकी तरक्की सच में हो रही है नहीं हो रही, वो अपन देखते हैं। आगे बोल रहे हैं डिपेंड ऑन द ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक, सो हायर जीडीपी इज जनरली टेक एज अ ग्रेटर वेलफेयर ऑफ पीपल। भाई ज्यादा जीडीपी हमको ऐसा लगता है ज्यादा वेलफेयर हो रहा है, लेकिन एक मिनट, हाउएवर दिस जनरलाइजेशन मे नॉट बी करेक्ट, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक, अगर भाई जीडीपी बढ़ रही है तो हो सकता है यार अंबानी लोग ज्यादा गुड्स बना रहे होंगे, बिरला लोग ज्यादा गुड्स बना रहे होंगे, अडानी लोग ज्यादा गुड्स बना रहे होंगे, लेकिन असल में जो गरीब तबका है, ठीक है, क्या वो लोग भी गुड्स बना रहे होंगे क्या, क्या उन लोग की तरक्की असल में हो रही होगी क्या। भाई जीडीपी में ज्यादा किसका है कंट्रीब्यूशन, उन लोग का है, जो अमीर है उन लोग का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो ज्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक, लेकिन तो उनके पास ज्यादा पैसा भी आ रहा होगा, तो क्या इनकी तरक्की हो रही है क्या, नहीं हो रही ना। ठीक, तो भैया वही तुमको साबित करना है कि क्या ऐसा हो रहा है क्या, जीडीपी रियल में वेलफेयर बताती है क्या। तो भैया सबसे पहले क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, सेम वही चीज मैंने बोला, भैया जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो भाई जो लोग बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उन लोग का ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वो ज्यादा गुड्स और सर्विस बना रहे हैं, हम लोग नहीं बना रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास इनकम भी उतनी नहीं, हमारे पास सीमित इनकम, तो भैया हमारा वेलफेयर नहीं हो पा रहा है जितना उनका हो पा रहा है। तो क्या जीडीपी रियल वेलफेयर बताती है, तो भैया नहीं बता रही, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं रिच लोग के पास ज्यादा है, पुअर के पास कम है। चेंज इन प्राइस, भैया इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइस, अगर जीडीपी बढ़ रही है लेकिन नॉमिनल वाले के कारण, वो प्राइस बढ़ने के कारण, तो बताया था मैंने भाई प्राइस बढ़ रहा है इसलिए तुमको लग रहा है जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन असल में रियल बेसिस के हिसाब से प्राइस वो जीडीपी नहीं बढ़ रही है। फिर इसका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, कई बार क्या होता है भैया बिना पैसों के ही एक्सचेंज हो जाता है। गांव में तुम जाओ भैया बार्टर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तुम 1 गिलास गेहूं दो तुमको भैया आइसक्रीम मिल जाएगी। ठीक है, तो भैया वो चीजें तो इसमें जीडीपी में काउंट ही नहीं हो पाती हैं। देन इसका भैया एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज रिफर्स टू द बेनिफिट और क्या हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड। आगे बोलो भैया एक्टिविटी विच रिजल्ट इन बेनिफिट टू अदर्स आर टर्म्ड एज positive externalities and activities which are result to harm of others is termed as negative externalities। भैया जो externalities होती है उनको हम कई बार काउंट नहीं कर पाते। ठीक है, आगे फिर वो लोग बोल रहे हैं भैया क्या रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, क्या बोल रहे भैया जीडीपी डज नॉट कंसीडर द चेंज इन, भाई पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है उसका तो उस पर असर पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको तो हम जीडीपी में काउंट ही नहीं कर रहे हैं, है ना, तो असल में तरक्की नहीं हो पा रही है, वेलफेयर नहीं हो पा रहा है, भले अपन 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन पहुंच जा रहे हैं। ठीक, चलो अब अपन बात कर रहे हैं ग्रीन जीएनपी मेजर्स नेशनल इनकम और आउटपुट एडजस्टेड एट फॉर द क्या डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये ग्रीन जीएनपी क्या होता है, तो उन्होंने उसका मीनिंग बताया कि ये ग्रीन जीएनपी मतलब वो जितने गुड्स और सर्विस वगैरह हम बना रहे हैं, ठीक है, फॉर द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को जो अपन कमजोर कर रहे हैं ना उसके कारण कितने गुड्स और सर्विस बन रहे हैं उसको अपन ग्रीन जीएनपी बोला जाता है। चलो अब अपन बात करते हैं नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस, करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। भैया नेशनल इनकम अगर हम इस साल के प्राइस पर निकालेंगे तो वो नेशनल इनकम बन जाएगी, लेकिन कौन सी,
करंट ईयर प्राइस वाली। और अगर भैया हम किस प्राइस पर निकालेंगे, बेस ईयर पर निकालेंगे नेशनल इनकम को, कि वे 2007 में कितनी उस चीज की प्राइस थी, तो भैया उसको बोला जाएगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट ईयर प्राइस। ठीक है, इसी को भी नॉमिनल नेशनल इनकम बोला जाता है। इट डज नॉट शो ट्रू पिक्चर, ये ट्रू पिक्चर नहीं बताती है, जबकि ये भी ट्रू पिक्चर अपने को बताएगी, और इसका क्या होता है, रियल नेशनल इनकम नाम होता है। ठीक है, चलो अब पर आगे चलते हैं। चलो अब क्या बोल रहे हैं भैया, नेशनल इनकम निकालने की मेथड्स। ठीक है, तो भैया नेशनल इनकम निकालने की 3 मेथड होती है, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इसी को भैया वैल्यू आउटपुट मेथड भी बोला जाता है, वैल्यू एडेड मेथड। चलो तो सबसे पहले वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये देखो सारे नाम लिखे हुए हैं। ये देखो वैल्यू एडेड मेथड, इसी का नाम है प्रोडक्ट मेथड, इसी का नाम है सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इसी का नाम है इन्वेंटरी मेथड, इसी का नाम है नेट आउटपुट मेथड, इसी का नाम है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, और इसी का नाम है कम्युनिटी सर्विस मेथड। इनकम मेथड का नाम क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का नाम क्या है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड और इनकम डिस्पोजल मेथड। इनके अदर नाम भी अपने को पता होने चाहिए। क्लियर है, ताकि अगर क्वेश्चन इनसे पूछ ली जाए कि बताओ भैया डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड क्या होती है नेशनल इनकम निकालने की, तो पता होना चाहिए अपने को। अब अपन बात करते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होती है। तो भाई जितने भी गुड्स और सर्विस बन रहे हैं, जब हम उनको प्लस करके नेशनल इनकम निकालने का ट्राई करते हैं, तो उसको भी वैल्यू एडेड मेथड बोला जाता है, जिसमें से हम भैया सब्ट्रैक्ट, डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सबको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, और जो विदेश से इनकम वगैरह जो मिली उसको हम प्लस कर लेंगे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, नेशनल इनकम। फिर से बोल रहा हूँ, हमारे देश में जितने भी गुड्स और सर्विस बने हैं, ठीक, उनको हम प्लस करेंगे। ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब हटा देंगे और विदेश की इनकम वगैरह हम प्लस कर लेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो भैया सबसे पहले भैया जो इंटरमीडिएट गुड्स है, मतलब जो अभी बीच के गुड्स है, जो अभी पक्के नहीं हुए, फाइनल नहीं हुए, उनको आपको जोड़ना नहीं है। सेल एंड परचेज, सेकंड हैंड अगर गुड्स और सर्विस अगर आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो भैया उसको भी जोड़ना नहीं है। लेकिन उस पर अगर आपने कोई ब्रोकरेज वगैरह दिया है, तो वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा। देन इसका प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर आपने खुद के लिए कोई सर्विस ली है, डॉक्टर ने अपने आप को इंजेक्शन लगा लिया, तो भैया उस सर्विस के पैसे को जोड़ना नहीं है, क्योंकि उसने दिए नहीं, अपने इस हाथ से पैसे इस हाथ को देगा क्या, नहीं, तो उसको जोड़ना नहीं है। ठीक, देन इसका भी फिर अपन क्या करना है भाई, लेकिन अगर खुद के लिए कंजम्पशन के लिए अगर कोई गुड्स बनाए, देखो सर्विस नहीं जुड़ती लेकिन गुड्स जुड़ेगा, क्योंकि गुड्स तो भाई रिसोर्सेज तो इस्तेमाल हुए हैं ना। ठीक, तो अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स बनाया आपने, ठीक, आपकी मोबाइल बनाने की शॉप कंपनी थी, आपने एक मोबाइल अपने आप को दे दिया, या अपने वाइफ को दे दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया, या अपने भाई को दे दिया, अपनी बहन को दे दिया, तो ये वो जुड़ेगा। ठीक है, चलो फिर इसका भी वो लोग बोल रहे हैं कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, अगर ओनर का जो हाउस है उसकी इंप्यूटेड वैल्यू भी उसमें जुड़नी चाहिए। देन इसके भी क्या बोल रहे हैं, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, ऑफ गुड्स, भैया गुड्स में कितना चेंज हुआ है वो भी क्या होगा, उसमें जुड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में जो डिफरेंस है वो भी उसमें जुड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पर बात आती है, कई बार क्या होता है, डबल काउंटिंग हो जाती है। डबल काउंटिंग मतलब ये एक ही सामान को 2 बार गिन लिया जाता है। ठीक है, तो उसको बेटा बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो इसको भी अवॉइड कैसे करें, तो बेटा आप फाइनल आउटपुट मेथड को अपनाओ। किसको अपनाओ भैया, फाइनल आउटपुट मेथड, मतलब आखिरी में कोई भी सामान कितने बना बस उसी को प्लस करो, तो अपने आप भैया प्रॉब्लम डबल काउंटिंग ही खत्म हो जाएगी। जबकि वैल्यू ऑफ दूसरी मेथड क्या भैया, वैल्यू एडेड मेथड, हर स्टेप में उसमें कितनी वैल्यू एड हुई है बस उस वैल्यू को आप क्या करते हो भैया, प्लस करते आओ। किसान ने भैया गेहूं बनाया, मान लो 30 रुपए किलो, तो 30 रुपए एक बार वैल्यू एड होगी। फिर उसको कंपनी वाले ने लिया और उसको आटा बनाया और 40 रुपए में बेचा। लेकिन एक मिनट, 30 रुपए तो पहली किसान के थे ना, उसने कितनी वैल्यू एड करी, 10 रुपए, तो 30 को फिर प्लस 10 को, तो हमको जितनी जो वैल्यू एड कर रहा है बस उसी को प्लस करना है। तो ये दूसरी मेथड होती है अगर डबल काउंटिंग को हमको खत्म करना है तो। अब बात करते हो इनकम मेथड, तो ये जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया था, तुम सबने कितनी इनकम कमाई है उनको क्या कर लो, प्लस कर लो, तो नेशनल इनकम बन जाएगी। और साथ में जो विदेश से जो पैसा भी कमाया हमारे लोगों ने वो भी प्लस कर लो, खत्म, ये होगी नेशनल इनकम। ठीक है, किससे, इनकम मेथड से। चलो अब इसके बेटा कंपोनेंट कौन कौन से हैं भाई, तुम लोगों की सबकी इनकम प्लस करना है, लेकिन किस किस तरीके से प्लस करना है। तो भाई सुनो, लोग पैसा कैसे कमाते हैं, सबसे पहले बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कुछ लोग काम करते हैं कंपनी में, लेबर वगैरह बनकर जाते हैं, लेबर मतलब चाहे फिजिकल काम करे चाहे मेंटल काम करे, तो उनको बदले में क्या मिलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब रिफर्स टू वो अमाउंट जो एम्प्लॉय को मिलता है। अब ये किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो 3 तरीके से हो सकता है, या तो आपको सैलरी और जो भी वेजेस वो नगद मिल रहा है,
ठीक है, या तो बेटा आपको काइंड में मिल रहा है, काइंड मतलब कोई अदर बेनिफिट मिल रहा है, मेडिकल बेनिफिट, एजुकेशन बेनिफिट, वो सब, ठीक। और एक लास्ट होता भैया आपका पीएफ वगैरह होता है। तो ये 3 स्टेप में आपको ये क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। तो इन तीनों को अपने को प्लस करके क्या बनता है, सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। समझ में आया बात? फिर बोल रहा हूं, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम का जो इनकम मेथड है, इनकम मेथड के कंपोनेंट कौन कौन से, मतलब इनकम मेथड में हम बोल रहे हैं ना सब लोग की इनकम प्लस कर लो, लेकिन वो इनकम कमाते कैसे लोग, तो सबसे पहले या तो कुछ लोग वेजेस वगैरह कमाते हैं, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन उसमें 3 चीज होती है, नगद पैसे कमाना, अलग तरीके से पैसे कमाना काइंड में, और वो पीएफ वगैरह में जो जुड़ता है वो सब, उन तीनों को मिलाकर। फिर भैया दूसरा तरीका क्या होता है भैया, दूसरा तरीका होता है, ये देखो ये उन्होंने पूरा चार्ट वगैरह बनाकर दिया हुआ है, ठीक बेटा। फिर होता है भैया रेंट एंड रॉयल्टी। अब देखो कुछ लोग क्या होते हैं, काम हम नहीं करते हैं, बस मकान अकान बना लिया और रेंट पे कलते, उनको पैसा मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। कुछ लोगों को रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी मतलब ये मान लो कोई बुक वगैरह लिख दी, छप रही है बुक, पब्लिशर उनको भैया घर बैठे रॉयल्टी दे रहे हैं, तो वो सब उनकी क्या है, इनकम है। फिर इसका भी मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम मतलब ये क्या होता है, जो नॉर्मल किसी भी इनकम में नहीं जुड़ेगा वो मिक्स्ड इनकम में आएगा। जैसे भी मान लो अब वो कोई दुकान लगा रहा है, छोटी मोटी दुकान है, ठेले वाला है, ठीक है, कभी इधर लगा रहा है कभी उधर लगा रहे हैं, तो उन सबकी इनकम किस में जोड़ देंगे अपन, मिक्स्ड इनकम में, ठीक है, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल सबकी मिलाकर बोल देते हैं, ठीक है। चलो फिर इसका भी बोल रहे हैं, ये देखो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज, ठीक है, रिटेलर हुए, ट्रेडर हुए, उन सबकी इनकम को मिलाकर हम मिक्स्ड इनकम में कर देते हैं। फिर आता है इंटरेस्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ब्याज पे पैसे दे रहे हैं और कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो ब्याज का पैसा जो है वो भी नेशनल इनकम में जुड़ेगा, ठीक। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, अब कहा गया, ये देखो इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर एज सच इंटरेस्ट इज पेड एज लोन टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस, उन सबको अपने को जोड़ना है भैया, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं प्रॉफिट। एक लास्ट होता भी क्या, प्रॉफिट। लोग क्या करते हैं, कंपनी वगैरह खोलेंगे, बिजनेस करेंगे और उससे क्या कमाएंगे, प्रॉफिट। फिर से बोल रहा हूँ, लोग पैसा कैसे कमाते हैं, तो 5 कंपोनेंट है, या तो काम करके वेजेस वगैरह कमाएंगे, या तो बिल्डिंग वगैरह बनाकर रेंट पर दे देंगे तो पैसे कमाएंगे, या तो ब्याज पर पैसा दे देंगे ब्याज से कमाएंगे, या तो फिर ये क्या था, एक और क्या था, मिक्स्ड इनकम और प्रॉफिट, ठीक है। चलो तो ये 5 चीजें थी जिससे भी ये लोग क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। लेकिन अब ये प्रॉफिट में भी वो लोग बोल रहे हैं 3 होते हैं, प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट मतलब भैया एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, एक होता है रिटेन अर्निंग और एक होता है डिविडेंड। ये 3 हिस्सों में प्रॉफिट बटा है। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। देखो प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले तो वो टैक्स देता है, क्या देता है भैया, टैक्स, तो वो टैक्स था तो प्रॉफिट का हिस्सा ना। फिर इसका भैया डिविडेंड, टैक्स काटने के बाद क्या देता है, डिविडेंड देता है, किसको, जो शेयर होल्डर होते हैं। और फिर उसके बाद कुछ पैसा अपने पास बचाकर रख लेती कंपनी। लेकिन जब इन तीनों को मिला देते हैं तब जाके क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ये सब तुमको न्यूमेरिकल जब करोगे ना तब बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये थ्योरी अगर समझ लोगे ना तो न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा, ये बोल रहा हूं मैं। अब बेटा अपन बात करते हैं इनकम मेथड से, अब अपन नेशनल इनकम निकालेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, ट्रांसफर इनकम को आपको जोड़ना नहीं है। ट्रांसफर इनकम पता है, अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ठीक, थर्ड चैप्टर में। फिर इसके भी इनकम फ्रॉम, अगर आपने कोई भी सेकंड हैंड कोई सामान बेचा है उससे जो इनकम आई है उसको आपको जोड़ना नहीं है। लेकिन ब्रोकरेज वगैरह कुछ है तो जोड़ेगा। फिर इनकम फ्रॉम, जो अपन कहते हैं शेयर वगैरह, बॉन्ड वगैरह, ये जो सेल करते हैं उसको अपने को भी जोड़ना नहीं है। लेकिन कमीशन ब्रोकरेज को जोड़ना है। विंडफॉल गेन, तो भैया अगर कोई विंडफॉल गेन हुआ, अचानक से कोई पैसा वगैरह अगर आ गए, ठीक, तो भैया नॉट इंक्लूडेड, उसको भी हमको जोड़ना नहीं है। फिर इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ओनर, ठीक है, विल बी इंक्लूडेड। अगर भैया मैं मेरी ही कंपनी में अकाउंटेंट बनकर काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझको असल में कोई पैसा मिलना चाहिए था, ले नहीं रहा हूं लेकिन मिलना तो चाहिए था ना, तो वो जुड़ेगा, ठीक है, उसी को बोला जाता है इंप्यूटेड, ठीक। देन इसका भैया पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, ठीक है, क्या बोल रहे भैया, आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जैसे कि भैया डेथ ड्यूटी, गिफ्ट, वेल्थ टैक्स, ये सब आप कहां से दे रहे हो, जो पास्ट में जो आपकी सेविंग थी उसमें से दे रहे हो, तो वो सब नेशनल इनकम में नहीं जुड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि ये तब जुड़ गया था जब मिले होंगे आपको पैसा, ठीक। चलो अब इसका भैया इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे ये सब सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको आर नॉट इंक्लूडेड, इन सबको हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। चलो अब अपन बात कर भैया एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड बहुत ध्यान से सुनना भाई, मैंने गुड्स और सर्विस बनाए, ठीक है, तो उन गुड्स और सर्विस को प्लस कर लूंगा तो वो वैल्यू एडेड मेथड है। कौन सा मेथड भैया, वैल्यू एडेड मेथड। उन गुड्स और सर्विस की मनी की कीमत को, प्राइस की कीमत को। फिर मान लो भैया मैंने वो माल बेचा, अब दूसरी मेथड पे आओ, मैंने वो माल बेचा, तुम लोगों ने मुझको पैसा दिया तो मेरे पास इनकम आई। अगर इनकम को प्लस कर लूंगा तो नेशनल इनकम निकलेगी। कौन सी मेथड, इनकम मेथड। एक ही मिनट, तुम लोगों ने खर्चा करा ना मेरे ऊपर, तो भाई जितना तुम खर्चा करोगे उतनी तो मेरी इनकम होगी ना।
तो अब मैं किसको प्लस कर रहा हूँ? खर्चों को। किसको भैया? खर्चों को। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने गुड्स और सर्विस बनाए, अगर मैंने उनको प्लस कर लिया, उनकी कीमत को प्लस कर लिया, तो वैल्यू एडेड मेथड है। मैंने तुमको बेचा, तुमने मुझको पैसा दिया, ठीक है, तो मेरी इनकम हुई, तो जब इनकम को प्लस कर लूंगा तो इनकम मेथड है। लेकिन एक मिनट, इनकम, मेरी इनकम को प्लस मत करो, तुमने कितना खर्चा करा उसको प्लस कर लो, ठीक है। तुमने 20 रुपए खर्च करे, मेरे पास 20 रुपए आए, तो अभी 20 रुपए प्लस कर रहे थे इनकम के नाम पर, अब किसके नाम पे प्लस कर लो? खर्च के नाम पर। तो ये कौन सी मेथड हो जाती है? एक्सपेंडिचर मेथड। आप सबने मिलकर जितना भी खर्चा करा है, इन जो कंट्री उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं, उन्होंने जितना भी खर्चा करा है, उन सबके खर्चे को प्लस कर देते तो क्या बन जाता है? नेशनल इनकम। खत्म बात। ठीक भैया, अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो भैया खर्चा कौन कौन करता है? तो सबसे पहला खर्चा भैया कौन करता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, इट रिफर्स टू द क्या, जो हाउस होल्ड होते हैं, जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट और इंस्टीट्यूट होते हैं, जब वो लोग खर्चा करते हैं तो भैया उसको क्या बोला जाता है भैया? PFCE, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, देन इसके भी क्या आता है भैया? क्या? गवर्नमेंट के खर्चे। भाई देखो, अपन लोग खर्चे करते हैं, रोज दही चावल चीनी सब खरीद रहे हैं, सरकार भी कुछ खर्चा करती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है भैया GFCE। मतलब ये क्या? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, डिफेंस वगैरह खरीदने में, राफेल खरीद दिया, तो ये सब क्या होता है भैया? सरकार के खर्चे होते हैं। फिर इसका भैया ये पूरा चार्ट बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से आप समझ सकते हो कौन कौन खर्चा करता है। हम लोग करते हैं, गवर्नमेंट करती है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है और नेट एक्सपोर्ट। ठीक, ये सब होता है। अब ये देखो क्या लिखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कुछ समझ आ रहा है? पैसे से पैसे कमाना। और ये सब कौन करता है? बिजनेसमैन लोग। तो बिजनेसमैन वगैरह लोग जो खर्चा करते हैं, इट रिफर्स टू द एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय प्रोडक्शन यूनिट। ये लोग, ये खर्चा कौन करते हैं? प्रोडक्शन यूनिट, मतलब जो कंपनी वाले होते हैं वो खर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब आगे भी वो लोग क्या बोल रहे हैं? देयर आर टू कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, और सेकंड क्या होता है भैया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में कितना चेंज हुआ, तो इट रिफर्स टू द फिजिकल चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर से बोल रहा हूँ, प्रोड्यूसर कितना खर्चा करना है वो भी अपने को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके दो होते हैं। वो सामानों पर कितना खर्चा करना है, फिक्स कैपिटल एसेट्स पर कितना खर्चा करना है, और कच्चे माल वगैरह जो रॉ मटेरियल वगैरह इन्वेंट्री, उन पर कितना खर्चा करना है। तो दोनों को प्लस करके ये बनता है। ठीक है, फिर आता है नेट एक्सपोर्ट। और कौन खर्चा कर रहा है? तो भैया देखो, हमारे लोग बाहर से सामान खरीदने पे खर्चा कर रहे हैं, या फिर बाहर के लोग हमारे यहाँ पर सामान खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हैं। तो वो लोग ने जितना खर्चा करा है, ठीक है, उसमें से हमारे लोगों ने जितना खर्चा करा वो क्या कर देंगे? माइनस। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, X माइनस M, तब बनता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो भैया वो सबको हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो कौन सी मेथड से निकल जाएगी नेशनल इनकम? एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ये एक्सपेंडिचर मेथड से काउंट करने पर क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, सेम वही चीज, इंटरमीडिएट गुड्स पे अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसको जोड़ना नहीं है। ठीक, देन इसके लिए ट्रांसफर पेमेंट, सरकार कोई ट्रांसफर पेमेंट वगैरह कर रही है तो उसको जोड़ना नहीं है। सब ट्रांसफर इनकम थी ना, स्कॉलरशिप वगैरह, वो सब वही ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है, किसी के लिए इनकम है, किसी के लिए पेमेंट है। फिर सेकंड हैंड गुड्स और सर्विस अगर अपन खरीद रहे हैं तो भैया वो भी जोड़ना नहीं है, लेकिन उसका ब्रोकरेज वगैरह जुड़ेगा। फिर भैया फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब शेयर बॉन्ड वगैरह, ये सब अगर अपन खरीद रहे हैं तो उसको अपने को जोड़ना नहीं है। ठीक, लेकिन सेम वही चीज, अगर उस पर ब्रोकरेज और कमीशन है तो वो जुड़ेगा। फिर लास्ट में क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप खुद के ऊपर कोई प्रोडक्शन वगैरह करने पे खर्च कर रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो जुड़ेगा। चल, अब अपन आगे आते हैं, बस दो एक स्लाइड और खत्म भैया। अब यहां से तुम्हारी मेन चीज चालू हो रही, बहुत ध्यान से सुनना रहा, नेशनल इनकम को निकालने के फॉर्मूले। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले होने से पहले भैया तुम पहले ये दो तीन चीज देखो। सबसे पहले बहुत बेसिक चीज, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे कि इनको ये बोला जाता है। ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन को और क्या बोला जाता है? तो भैया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है, और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है दूसरे नाम आ जाते हैं और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सबसे पहली चीज क्लियर है भैया, डेप्रिसिएशन को ये तीन चीज बोली जाती है। अब बेटा, डोमेस्टिक इनकम को क्या बोला जाता है? NDPAT FC बोला जाता है। नेशनल इनकम को क्या बोला जाता है? NNPAT FC बोला जाता है। ये अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। GVA MP, अभी ये शब्द वगैरह क्या होंगे वो भी आएंगे आगे तुमको। GVA MP को क्या बोला जाता है? GDPAT MP बोला जाता है, और NVAT MP जो रहता है उसी को NDPAT MP बोला जाता है। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हुए देखो सुनो, नेशनल इनकम जब अपन निकालते हैं तीन मेथड होती है। सबसे पहली मेथड अब मान लेते हैं इनकम मेथड। कौन सी मेथड है? इनकम मेथड। तो देखो इनकम मेथड से जो मैंने बोला ना सबकी इनकमों को प्लस कर लो, तो भैया उससे पता क्या निकलता है? NDPAT FC निकलता है, NDPAT
एफसी निकलता है, नेशनल इनकम नहीं निकलती। इसमें अभी अपने को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो नेशनल इनकम तो क्या होती है भैया, ये जो एनएनपीएट एफसी होता है ना, ये एनएनपीएट एफसी उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। जबकि इनकम मेथड में वो सब प्लस करने के बाद क्या निकलेगा, एनडीपीएट एफसी निकलेगा। तो उसके बाद भी मुझको कुछ करना पड़ेगा, तब जाके नेशनल इनकम निकलेगी। और निकलेगी कैसे, ये एनडीपीएट एफसी कैसे निकलेगा, तो ये प्राइम करके एक शब्द है, अपन उसका यूज करके क्या करेंगे भैया, ये एनडीपीएट एफसी निकालेंगे। फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड में जो अपन सबके खर्चे प्लस करते हैं, उससे पता क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है, नेशनल इनकम नहीं निकलती है। कुछ करना पड़ेगा उसके बाद हमको, तब जाकर ये नेशनल इनकम निकलेगी इसमें, ठीक है। लेकिन एक मिनट, उसका तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे, तो भैया इसमें जीजीएनपी करके अपना शॉर्ट फॉर्म है, अपन उससे क्या निकालेंगे भैया, एक्सपेंडिचर मेथड को सॉल्व करेंगे। देन लास्ट होता है वैल्यू एडेड मेथड। क्या भैया, वैल्यू एडेड मेथड। तो ये वैल्यू एडेड मेथड मैंने बोला था, जितने भी सामान बने उनको प्लस कर लो। तो भैया उससे भी पता क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी निकलता है, जीडीपी एट एमपी निकलता है। लेकिन हमको तो नेशनल इनकम निकालनी है, तो उसमें कुछ करना पड़ता है, फिर अपना नेशनल इनकम निकलती है। अब वो कुछ जो भी है वो अभी मैं नीचे बताऊंगा तुम लोग को क्या है। लेकिन एक मिनट, ये जीडीपी एट एमपी निकलेगा कैसे वैल्यू एडेड मेथड में, तो वीओ में से आईसी को क्या कर दो, माइनस, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट वगैरह को क्या कर दो भैया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो, तो ये निकल जाता है, ठीक है। अपन अच्छे से एक एक करके पढ़ते हैं एक एक मेथड को। सबसे पहले बेटा इनकम मेथड है, तो मैंने क्या बोला था, इनकम मेथड में क्या निकलता है, एनडीपी एफसी निकलता है। ये एफसी को छोटा कर लेना, ठीक। अब एक मिनट, लेकिन हमको तो नेशनल इनकम निकालनी है, तो नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, नेशनल इनकम मतलब ये एनएनपीएट एफसी या फिर नेशनल इनकम कैसे निकलती है। देखो इनकम मेथड पे एनडीपी एफसी निकलेगा, उसमें एनएफआईए को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक मिनट, पहले ये कैसे निकलेगा वो तो देख लें अपन। तो ये कैसे निकलेगा, तो बेटा प्राइम अपन ने शब्द याद करा था, पी से प्रॉफिट, आर से रेंट एंड रॉयल्टी, आई से इंटरेस्ट, एम से मिक्स्ड इनकम और सी से कंजम्पशन ऑफ क्या, एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉय। उसको भी अपन क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो अपना क्या निकल जाएगा भैया, एनडीपी एफसी निकल जाएगा। लेकिन एक मिनट, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट के 3 टुकड़े बताए थे मैंने, याद हो तो, थ्योरी में भी बताया था। तो बस उन तीनों को प्लस कर लो। अगर बाई चांस डायरेक्ट प्रॉफिट दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर टुकड़ों में प्रॉफिट दिया है तो इनको प्लस करना पड़ेगा। फिर भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलेगा, तो वो 3 चीज जो अपन ने भी थ्योरी में पढ़ी थी उनको प्लस कर लो। अगर टुकड़ों में दिया तो प्लस कर लो, और अगर डायरेक्ट सीओई दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, 1 2 3 इन 3 चीजों को PRI, सिर्फ इन तीनों को टोटल मिलाकर दे दिया जाता है, जिसको बोला था ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोला था भैया, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो ध्यान रखना। अगर तुमको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो क्या फिर से ये प्रॉफिट, इंटरेस्ट और इनको प्लस करोगे क्या, नहीं, डायरेक्ट बस इन दोनों को क्या करोगे, फिर प्लस करोगे। क्लियर है भैया। अब अपन आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने क्या बोला था, जीडीपी एमपी निकलता है, ठीक है। उससे हमको नेशनल इनकम पर जाना पड़ता है। तो नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एफसी, वो निकलेगा कैसे, तो जीडीपी एमपी में से पहले तो जी से एन पर जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, फिर भी डी से एन पर जाना है तो एनएफआई को प्लस कर लो, और एमपी से एफसी पे जाना है तो एनआईटी को माइनस कर दो। ये सब अपन ने पिछले चैप्टर में फॉर्मूले वगैरह, क्वेश्चन वगैरह मैंने करवाए हैं तुम लोग को। अब लेकिन ये कैसे निकलेगा, पहले वो तो देख लें एक्सपेंडिचर मेथड से। तो बेटा गवर्नमेंट के फिक्स खर्चे कितने हैं वो प्लस कर लो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है वो प्लस कर लो, ठीक है, मतलब कौन के, वो कंपनी वालों के खर्चे। नेट एक्सपोर्ट कितना है वो प्लस कर लो, और प्राइवेट हाउस होल्ड लोगों ने कितना खर्चा करा वो प्लस कर लो। तो अपने आप क्या निकल जाएगा भैया, सबके खर्चे प्लस कर लो, जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा। किस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। लेकिन कई बार क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। आगे बोलो भैया चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्या, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक। तो इस तरीके से भी क्या होता है, ये निकलता है। अगर मान लो भैया तुम लोग को ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो भैया ये पता है कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके निकलेगा, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंटरी। याद है इसके अपने 2 टुकड़े करे थे, तो बस वही है, ठीक है। इसको कई बार इकट्ठा ना देकर उसको तोड़ कर दे देते हैं। क्लियर है, ठीक। तो भैया ये सब प्लस कर लो। सरकार का खर्चा देखो, सबसे पहले अपना खर्चा, अपन लोग का खर्चा, ठीक है, फिर भैया सरकार का खर्चा, फिर इसका भी कंपनी वालों का खर्चा, और फिर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते वो वाला खर्चा, ठीक। सबको प्लस कर लो, अपने आप नेशनल इनकम निकल जाएगी, सॉरी जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा, और फिर उसमें ये सब करके नेशनल इनकम निकल जाएगी। अब अपन बात करते हैं लास्ट एक क्या है भैया, वैल्यू एडेड मेथड। तो बेटा वैल्यू एडेड मेथड कैसे निकलती है, सबसे पहली बात तो भैया वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी निकलता है, या फिर उसको अपन जीवी एट एमपी भी बोलते हैं। तो भैया नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, तो पहले तो ये जीडीपी एट एमपी निकलेगा, फिर जी से एन पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, डी से एन पर जाने के लिए एनएफआई प्लस, एमपी से एफसी में जाने के लिए एनआईटी माइनस। अब एक मिनट, लेकिन ये निकलेगा कैसे, देखो मैं जीडीपी बोल रहा हूँ या जीवीए बोल रहा हूँ, बात देखिए। तो जीवीए एमपी निकलता कैसे, मैंने भी बताया था, वीओ में से आईसी को क्या कर दो,
माइनस, तो वीओ मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसको क्या बोला था, फाइनल प्रोडक्शन, जितना फाइनल में हमारा क्या हुआ भैया, प्रोडक्शन हुआ है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या कर दो भैया, माइनस। देखो तुम खुद सोचो, ध्यान से सोचना भाई, तुमने कितना वैल्यू एडेड, मतलब तुमने कितनी वैल्यू एड करी है उसको प्लस करना है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा भैया, फाइनल वो सामान कितने का बना है और असल में उसका कच्चा माल वगैरह कितने का था, वो माइनस कर दो, तो अपने आप तुम्हारी भैया क्या पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा भैया, कितना ग्रॉस वैल्यू आपने उसमें ऐड करी है, ठीक है। भाई मैंने अगर कोई चीज खरीदी है, ठीक है, मैंने 100 रुपए में उसको खरीदा और उसमें कुछ प्लस माइनस सब कर खुरा के, कुछ सामान वगैरह ऐड कर खुरा कर मैंने उसको 300 में बेच दिया, तो मैंने उसमें कितनी वैल्यू ऐड करी, 200 रुपए वैल्यू ऐड करी ना भाई, ठीक। तो भैया वही बस अपने को निकालना है। अब एक मिनट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, मतलब ये कैसे निकलेगा, ये तो भैया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स और उसमें चेंज इन स्टॉक को कर लो प्लस कर लो। लेकिन अब कई बार सेल्स भी डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, तो भैया सेल्स कैसे निकलेगा, तो डोमेस्टिक सेल्स और उसमें एक्सपोर्ट को कर लो प्लस। बहुत ध्यान से सुनना, ये मेथड थोड़ा सा ध्यान रखना। भाई क्या बोल रहे हैं, बहुत सिंपल है, जीवीए कैसे निकलेगा, वीओ में से, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा दो। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब हमारा फाइनल कितना बना है, ठीक है, फाइनल कंजम्पशन कितने रुपए का, फाइनल कितने गुड्स कितने रुपए का बना है, और उसमें से कच्चा माल कितना था वो माइनस कर दो, ठीक। लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, तो सेल और उसमें चेंज इन स्टॉक को प्लस कर लो। अब सेल भी पका पका नहीं दिया रहता कई बार, तो सेल कैसे निकलेगा, क्या भैया, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट को प्लस करना पड़ता है, ठीक। ये चेंज इन स्टॉक तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी ऊपर वाले फॉर्मूले में, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा डोमेस्टिक परचेस प्लस इंपोर्ट, डोमेस्टिक परचेस प्लस इंपोर्ट, ठीक। अब भैया यहाँ पे कुछ चीज अपने को ध्यान रखना है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। भैया जो सेल्फ कंजम्पशन जो अपन करते हैं, याद है, खुद के लिए कुछ बनाया तो वो जुड़ता है ना नेशनल इनकम में, तो वो लोग बोल रहे हैं वो वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट रहता है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स रहते हैं उनको भी इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ खर्चा हो तो जाहिर सा तो कौन से खर्चा है, कच्चा माल वगैरह जो होता है उसका खर्चा है ना, वो इंटरमीडिएट गुड्स का है, ठीक। चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं, ये मेन इनका निचोड़ है भाई, ठीक है, किस तरीके से क्या निकलता है। तो वैल्यू एडेड मेथड में कैसे क्या निकलता है, इसको छोटा कर देते हैं, हाँ ये लो भाई। सबसे पहले भी वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, जीवीएट एमपी निकलता है, प्राइमरी सेक्टर से जीवीएट एमपी, सेकेंडरी सेक्टर से जीवीएट एमपी, टर्शियरी सेक्टर से सबको प्लस करके निकल जाता है जीडीपीएट एमपी। फिर जीडीपीएट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स हटा दो, तो क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम, और उसमें एनएफआई को प्लस कर दो, क्या निकल जाएगी, नेशनल इनकम। इनकम मेथड में क्या होता है, सारे करते वो जो प्राइम था उसको प्लस कर लो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, तो क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। लेकिन उसमें एनएफआई को प्लस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, सबके खर्चों को प्लस कर लो, हाउस होल्ड वालों को, प्राइवेट वालों का, सरकार वालों का, प्रोड्यूसर वालों का और एक्सपोर्ट वालों का, सबको प्लस कर लो, क्या निकल जाएगा, जीडीपीएट एमपी। लेकिन जीडीपीएट एमपी में से भी डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या निकलेगा, डोमेस्टिक इनकम, और उसमें से एनएफआई को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा भैया, ये नेशनल इनकम निकल जाएगा। क्लियर है, तो भैया ये अपना पूरा टॉपिक, ये अपना पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने अभी तुम लोग को न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करवाए, ठीक है, लेकिन भाई न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो अपन कर लेंगे एक बार, ठीक है। उसकी अलग से एक मैराथन वाली क्लास अपन बना लेंगे, उसमें सारे जितने भी न्यूमेरिकल रहे, ठीक है, सिंपल से लेकर टफ तक वो सारे अपन कर लेंगे। फिर भी अगर आपको अभी रिसेंट में अगर चाहिए तो भाई अपनी जो पुरानी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की, आप उसमें जाकर देखो, उसमें भी अपन ने बकायदा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके भी अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए, ठीक है, जो सीबीएसई में 11th क्लास में रहते हैं। और भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी सारे पूरे चैप्टरों के एक साथ में क्या करवाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएं, ठीक है। तो एक बार आप भैया वो जाकर भी देख सकते हो, अगर न्यूमेरिकल आपको अभी करंट में चाहिए तो, नहीं तो इसकी अपन बाद में मैराथन बना देंगे, ठीक है। बस इस तरीके से भाई आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, ताकि भी अपना चैनल जल्दी से ग्रो करता रहे और ज्यादा तेजी से अपन बढ़ते रहे, अपनी फैमिली बहुत तेजी से बढ़ती रहे, ठीक है। मैं मेहनत करता रहूंगा, बस आपका मोटिवेशन भाई, आपके प्यार चाहिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं, ठीक। थैंक यू।